हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। तो देखिए दोस्तों, आज 21 मार्च को संपूर्ण प्रदेश में प्रवक्ता का स्क्रीनिंग एग्ज़ाम हुआ। और इस स्क्रीनिंग एग्ज़ाम में आपका राज्य संबंधी प्रश्न, सामान्य अध्ययन, सामान्य हिंदी, शिक्षण अभिरुचि और आपका रीजनिंग से प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, ये स्क्रीनिंग टेस्ट था। इसमें जो क्वालिफाई करेंगे कैंडिडेट्स, फिर उनका अपना सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा। तो आज का पेपर देख के ये एनालिसिस कर सकते हैं कि पेपर जो था वो इजी टू मॉडरेट लेवल का था, ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं थे। हालांकि जीएस के सेक्शन में कुछ क्वेश्चन कठिन थे, वो हम अभी जब सॉल्व करेंगे तो तब देखेंगे। अभी इस वाले टॉपिक में या इस वीडियो के अंतर्गत हम प्रवक्ता स्क्रीनिंग टेस्ट में जो उत्तराखंड संबंधी प्रश्न पूछे गए थे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उत्तराखंड संबंधी जो प्रश्न थे वो काफ़ी ईजी थे। कुछ इक्का दुक्का क्वेश्चन बहुत गहराई में पूछे गए थे, बाकी तो पेपर बहुत ही आसान था उत्तराखंड संबंधी। ठीक है, तो चलिए देखेंगे उत्तराखंड के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, आगामी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। और साथ ही देखिए आंसर की आने तक आप अपना मैच कर लीजिए जिन लोगों ने भी प्रवक्ता का एग्ज़ाम दिया है। तो देखिए उत्तराखंड के सेक्शन में पहला क्वेश्चन था, उत्तराखंड में बेगार प्रथा किन रूपों में पाई जाती थी। तो बेगार जो प्रथा थी उत्तराखंड में, आपको पता है, मैंने पढ़ाया भी है, आपको टॉपिक भी दिया है उत्तराखंड में कुली बेगार आंदोलन। तो बेगार प्रथा 3 रूप में प्रचलित थी। पहला था कुली बर्दाश्त, दूसरा था कुली उतार, तीसरा था कुली बेगार। कुली बर्दाश्त में क्या होता था, जब भी कोई अधिकारी गांव में आता था तो उसका निःशुल्क राशन पानी की व्यवस्था करना कुली बर्दाश्त था। कुली उतार में जो हमारा बोझा वगैरह ढोया जाता था अधिकारी का, उसमें बहुत मामूली सी रकम दी जाती थी, वो कुली उतार था। और कुली बेगार में तो बिल्कुल भी पैसा नहीं दिया जाता था, जबरन श्रम करवाया जाता था। तो तीनों रूपों में कुली बेगार प्रथा प्रचलित थी। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा यहाँ पे, ये सभी। अगला देखिए, यूकेडी का गठन किस वर्ष से किया गया था। तो यूकेडी का गठन आपको पता है दोस्तों 1979 में हुआ था। ठीक है, 1979, 1979। ऑप्शन सी सही उत्तर था। कुटिल ज्योति योजना का संबंध किससे है। तो देखिए गांव में विद्युत, जो हमारे संपूर्ण गांव को विद्युतीकरण से संबंधित है, कुटिल ज्योति योजना। ऑप्शन बी इसमें सही उत्तर था। निम्न में से उत्तराखंड की कौन सी महिला को भारतीय सेना में 2020 में मेजर जनरल के पद पर नियुक्त किया गया है। तो देखिए करंट अफेयर का क्वेश्चन डायरेक्टली ये न्यूज़पेपर से बना है और हाल में ही काफ़ी चर्चा में था ये। और इनका नाम है स्मिता देवरानी, ये पौड़ी गढ़वाल से हैं और ये अभी मेजर जनरल के पद पर नियुक्त हुई 2020 में। ठीक है, तो पौड़ी से रिलेट करते हैं, स्मिता देवरानी इसका सही उत्तर है। निम्न में से भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले से उत्तराखंड राज्य निर्माण की घोषणा की गई। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, एच.डी. देवगौड़ा। ऑप्शन है। निम्न में से उत्तराखंड की डोला पाल के आंदोलन से संबंधित है। तो डोला पाल के आंदोलन का नेतृत्व किया था जयानंद भारती ने। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस तहसील ने 2001 से 2011 के दौरान दशकीय ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक दर्ज की। तो इनमें से कौन सी तहसील, ये सबसे गहराई वाला क्वेश्चन था इस पूरे पेपर का। मतलब उत्तराखंड संबंधी जो क्वेश्चन आए थे ना, उसमें सबसे गहरा क्वेश्चन इसको हम बोल सकते हैं। बहुत मुश्किल है इसका डेटा को ढूंढ पाना। और जहाँ तक मेरा अनुमान है, मैं भी अभी इसमें पूरा 100% यहाँ पे नहीं बोलूँगा सही उत्तर है, लेकिन ऑप्शन सी सतपुली के साथ जाऊँगा मैं, क्योंकि सतपुली में सर्वाधिक माइग्रेशन हुआ है पलायन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से। तो इस हिसाब से माइग्रेट होने की वजह से ऋणात्मक वृद्धि दर तो हमारा देखिए भिगियाशहर जो है तहसील है अल्मोड़ा की, थलीशंग, सतपुली, धूमाकोटी सभी पौड़ी गढ़वाल की तहसीलें हैं। पौड़ी गढ़वाल सर्वाधिक ऋणात्मक वृद्धि वाला था ना, ग्रोथ सबसे कम हुई थी 2001 से 11 के बीच में, माइनस में थी ग्रोथ अल्मोड़ा और पौड़ी की। तो पौड़ी के ही 3 तहसीलें दी गई हैं यहाँ पे, सतपुली, धूमाकोट, थलीसैंग और भिकियाशैल, अल्मोड़ा। तो मैं जाऊँगा सतपुली के साथ और दूसरी प्रायोरिटी दूंगा यहाँ पे भिकियाशैल को। अब जो हमारा आंसर की आएगी ऑफिशियल, उसमें देखने वाली बात होगी। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड बोल सकते हैं इसको। ठीक है, हम अगर पीसीएस प्री के एग्जाम लिहाज से भी हम देखें तो ये क्वेश्चन बहुत कठिन माना जाएगा, क्योंकि तहसील में इतना कौन याद रखता है भाई। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। तो कफनी ग्लेशियर बागेश्वर, लालम पिथौरागढ़ में है, खतलिंग टिहरी में है, नामिक हमारा पिथौरागढ़ में है, तो ये बागेश्वर दिया तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर था। कुविंद मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं। तो कुविंद मुद्राएं देखिए थत्यूर से मिली हैं, देवढुंगा से मिली हैं, कतूर घाटी से मिली हैं, तो इन सभी स्थलों से हो जाएगा ऑप्शन डी। इनमें से कौन मैती आंदोलन के जनक हैं। तो मैती आंदोलन बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन, तो राइट आंसर है इसका कल्याण सिंह रावत। ऑप्शन है। उत्तराखंड में देवभूमि सॉफ्टवेयर का संबंध किससे है। तो भू अभिलेखों के संरक्षण से संबंधित है हमारे देवभूमि सॉफ्टवेयर। उत्तराखंड के किस जनपद में धौली गंगा जल विद्युत परियोजना है। तो ये पिथौरागढ़ जनपद में है। ठीक है, धौली गंगा जल विद्युत परियोजना तवाघाट से ऊपर जब हम जाते हैं तो वहाँ पे हमको ये दिखती है। उत्तराखंड की निम्नलिखित महिलाओं में से द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला कौन है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है कोचों को दिया जाता है, जो हमारे खेल के प्रशिक्षक होते हैं ना, उनको मिलता है। तो हंसा मनराल जी को दिया गया था सबसे पहले महिलाओं में। ठीक
ठीक है। किस गढ़वाल नरेश ने गुरु रामराय को आश्रय दिया था? तो गढ़वाल नरेश जिसने रामराय जी को 1699 में आगमन हुआ ना, 1600 पहले आ जाते हैं वैसे तो, लेकिन 1699 के आसपास 3 गांव दान में भी देता है हमारा फतेहपति साहब। तो ऑप्शन बी इसमें सही उत्तर था, फतेहपति साहब। चंद्रवंश के शासनकाल में शीर्ति क्या था? तो चंद्रवंश में शीर्ति जो था भूमिगत था, ऑप्शन डी। श्रीदेव सुमन का बलिदान दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको पता है श्रीदेव सुमन जो है 25 जुलाई को शहीद हो गए थे 1944, तो तब से ये हमारा बलिदान दिवस मनाया जाता है 25 जुलाई को, ऑप्शन सी। राइफलमैन गबर सिंह नेगी को किस युद्ध के लिए विक्टोरिया क्रॉस मरणोपरांत दिया गया था? तो उत्तराखंड से 2 व्यक्तियों को वीसी मिला था। पहला मिला था वीसी दरबान सिंह नेगी को, और दूसरा मरणोपरांत मिला था किसको? गबर सिंह नेगी को। और ये न्यू चैपल का युद्ध था, ऑप्शन बी। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, न्यू चैपल में ये शहीद हो गए थे। मई 1938 में श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित राजनीतिक सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो देखिए 1938 का ये वृहत सम्मेलन था कांग्रेस का, और इसमें श्रीदेव सुमन भी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित भी थी, और इन सभी ने यहाँ पे भाग लिया था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अनासक्ति आश्रम कौसानी किससे संबंधित है? तो देखिए महात्मा गांधी जी से संबंधित है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, महात्मा गांधी। मरोज क्या है? तो देखिए बहुत ये थोड़ा कठिन क्वेश्चन मैं इसको बोलूँगा। तो मरोज जो है हमारे एक जनजातीय त्यौहार है जो कि जौनसारी या जौनसार बावल क्षेत्र में प्रचलित है। ठीक है, मरोज जनजातीय त्यौहार है, ऑप्शन सी। नायक समाज में सुधार हेतु किस वर्ष नायक बालिका रक्षा कानून पारित किया गया था? तो बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं दोस्तों जो हमारी डायरेक्टरी उत्तराखंड जी के ऑनलाइन ई बुक है वहाँ से आए हैं। तो वहाँ पे बताया गया था नायक बालिका रक्षा कानून ये 1929 में पारित होता है, ऑप्शन डी। तो नायक बालिका रक्षा कानून क्या था? देखिए भारती चंद जब हम पढ़ते हैं ना चंद्रवंश का इतिहास, तो भारती चंद पहला ऐसा चंद राजा था जिसने डोटी पर अटैक किया। भारती चंद से पूर्व सभी चंद राजा मांडलिक राजा थे, यानी कि वो डोटी के राजा को टैक्स देते थे, स्वतंत्र राजा नहीं थे। लेकिन भारती चंद जब आया तो उसने बोला मैं टैक्स नहीं दूंगा डोटी को, और अटैक कर दिया। तो भारती चंद की सेना डोटी के क्षेत्रों में डेरा डाल के रही कई टाइम तक, और भारती चंद के सैनिकों के उस समय जो वहाँ पर डोटी क्षेत्र की महिलाएं थी उनसे संबंध बन गए, और इनसे जो संतानें उत्पन्न हुई उन्हीं को नायक बोला गया। बाद में देखिए नायक जाति का इतिहास आगे बढ़ते रहा, और जब हमारी 20वीं सदी चल रही थी, 20वीं सदी के प्रारंभ में हम बोल सकते हैं, तो नायक जो बालिकाएं थी ये हमारी नाबालिग बालिकाओं को भी जबरन प्रोस्टिट्यूशन के काम में धकेल दिया जाता था, यानी कि वेश्यावृत्ति में इनको भेज दिया जाता था। इसको देखते हुए कुमाऊं के जो भी हमारे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग थे उन्होंने बोला यार इन लड़कियों को बचाना होगा हमने, ठीक है। तो इसके लिए हमारे ब्रिटिशर्स से भी अनुरोध किया गया और ये नायक बालिका रक्षा कानून पारित किया गया फिर उसके बाद। तो 1929 में ये पारित हुआ था। तो ये थी नायक जाति का पूरा इतिहास। कभी इस पर पूरा वीडियो दूंगा मैं, कैसे उत्पत्ति हुई थी, क्या रीज़न था, क्या क्या इनके बारे में चीज़ें रही। बहुत महत्वपूर्ण सेशन रहेगा। तो राइट आंसर था इसका ऑप्शन डी। 1917 में कुमाऊं परिषद के पहले अल्मोड़ा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो देखिए कुमाऊं परिषद के अधिवेशन की ट्रिक दी है मैंने आपको, बहुत सिंपल ट्रिक है। आज एचएमटी को बंद किया है, याद है ना ये ट्रिक, जिसको ये याद होगी। आज पहला अधिवेशन ए फॉर अल्मोड़ा, जे फॉर जयदत्त जोशी। दूसरा अधिवेशन देखिए ये हमारा हल्द्वानी में हुआ, ठीक है। तो दूसरा अधिवेशन कहाँ पे हुआ? हल्द्वानी में हुआ। और आज एचएमटी को बंद किया है। तो इसमें मैंने पूरी ट्रिक में लोगों को हमने ऐड किया था इसमें कि किस व्यक्ति ने अधिवेशनों की अध्यक्षता की थी और किस प्रकार की थी, ठीक है। जिसको भी ये ट्रिक याद रही होगी तो उसने क्वेश्चन सही कर लिया होगा। तो देखिए कुमाऊं परिषद के 6 अधिवेशन हुए थे टोटल, 1917, 18, 19, 20, उसके बाद 23 में होता है, फिर 26 में हो जाता है, विलय हो जाता है। तो ट्रिक मैंने आपको क्लियर की थी। आज एचएमटी को बंद किया है, ठीक है। एचएमटी को बंद किया है, को बंद किया है, को बंद किया है। आगे आप याद एक बार देख लीजिएगा, यूट्यूब पे सर्च करेंगे ना तो वहाँ पे ज़रूर देखिएगा कुमाऊं परिषद के अधिवेशनों को याद रखने की ट्रिक। आज देखिए यहाँ पे ए फॉर हो गया हमारा अल्मोड़ा जयदत्त जोशी, जे फॉर एचएमटी से हमारा हल्द्वानी में दूसरा अधिवेशन होता है, और एम साइलेंट रखना है आपने, टी से हो गया तारादत्त गैरोला जी ने अध्यक्षता की। को बंद किया है, को से हो गया हमारा तीसरा अधिवेशन कोटद्वार में, बंद से हो गया बद्रीदत्त जोशी, किया है में देखिए आपका की चौथा अधिवेशन की से काशीपुर में, और है से हरगोविंद पंत जी, चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता की हरगोविंद पंत ने। पांचवा अधिवेशन हुआ टनकपुर में 1923 में, और अधिवेशन अध्यक्षता की किसने की थी? बद्रीदत्त पांडे ने। और अंतिम अधिवेशन हुआ था कुमाऊं परिषद का 1926 में, और ये गनियातोली में हुआ था रानीखेत के निकट, और इसकी अध्यक्षता की थी बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने।
ठीक है। तो ये कुमाऊं परिषद के अधिवेशन है। और बहुत ही महत्वपूर्ण बात देखिए दोस्तों, कुमाऊं परिषद से हमेशा क्वेश्चन बनता है, कुली बेगार आंदोलन से हमेशा क्वेश्चन बनता है। ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं उत्तराखंड में इतिहास से संबंधित जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको ये मॉडर्न हिस्ट्री उत्तराखंड की जो है ना वो याद रखनी है, खासकर कुमाऊं परिषद, कुली बेगार आंदोलन, ठीक है। और उसके नाम ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल के अगर तथ्यों को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन यहाँ से निकलते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यूनेस्को द्वारा लोक उत्सव रम्माण को विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया गया। यह उत्सव किस जनपद से संबंधित है? तो ये चमोली के सल्ला डूंगरा वगैरह गांव में लगता है रम्माण उत्सव, ठीक है। 2 अक्टूबर 2009 को इसको यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल किया गया। खुमरी पंचायत किस जनजाति से संबंधित है? तो खुमरी जो पंचायत है वो जौनसारी से संबंधित पंचायत थी, ठीक है। अगला देखिए, 1922 में बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने तुर्की के युवा तुर्क आंदोलन से प्रभावित होकर किस मासिक पत्र का प्रकाशन किया? तो देखिए तुर्की में यंग इटली चल रहा था उसमें, ठीक है। तुर्की में हमारा यंग इटली का जो प्रभाव है वो देखने को मिल रहा था। तुर्की हो गया, इटली हो गया, यंग इटली का बहुत इफेक्ट देखने को मिल रहा था। तो यंग इटली से प्रभावित होकर हमारा बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी ने तरुण कुमाऊं यहाँ पर पत्र निकाला था, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, तरुण कुमाऊं। इसके संपादक कौन थे? बैरिस्टर मुकुंदी लाल। हालांकि ये पत्र 1 साल बाद बंद हो जाता है क्योंकि रख रखाव नहीं हो पाता इसका। और मैं मुकुंदी लाल जी हमारे अपने काम में काफ़ी व्यस्त रहते हैं ना, क्योंकि स्वाधीनता सेनानी थे भी, तो अपने ही क्रियाकलापों में ज़्यादा बिजी होने की वजह से इनका पत्र छूट गया। टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो डेटा देखिए बहुत जगह पे बहुत वरियस डेटा है इसका, अलग अलग टाइप का डेटा है। कहीं पे 24 जनवरी भी दिया है, 23 भी दिया है, अधिकांश में 23 जनवरी 1939 है, ऑप्शन बी, ठीक है। अब आयोग क्या देता है देखने वाली बात होगी ये भी। कतुरी काल में प्रभातार कौन थे? देखिए प्रभावतार जो है ये शब्द ही गलत है यहाँ पे, ये प्रभावतार नहीं है, प्रभातार है, ठीक है, प्रभातार। तो कतुरी शासनकाल में प्रभातार जो व्यक्ति था इसका काम था कृषि योग्य भूमि की माप लेना। कृषि योग्य जो भूमि, जैसे आज हम देखते हैं ना पटवारी लेखपाल होता है, वही काम था। तो प्रभातार भूमि की नाप करने वाला अधिकारी था, ऑप्शन डी। लेकिन ये प्रभावतार नहीं होगा, ठीक है, प्रभातार। किस वर्ष उत्तराखंड शासन ने जैविक कृषि अधिनियम पारित किया? तो जैविक कृषि अधिनियम उत्तराखंड गवर्नमेंट ने पारित किया है 2019 में। करंट अफेयर का क्वेश्चन है। जैविक कृषि अधिनियम यानी कि ऑर्गेनिक, बोल सकते हैं ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एक्ट, ठीक है, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एक्ट हम इसको बोलेंगे। और देखिए 2019 का ही करंट अफेयर। इसका मतलब ये है कि देखिए थोड़ा, मैंने हमेशा एक चीज़ नोटिस किया, हम उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा जब भी देते हैं ना, उसमें जो जीएस सेक्शन हो या उत्तराखंड का सेक्शन हो, वहाँ पे करंट अफेयर्स जो होते हैं वो 1 से 2 साल पुराने ही पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पे ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एक्ट पूछ लिया गया, 2019 का था ये, जबकि पेपर 2021 में हो रहा है। महिम वर्मा उत्तराखंड का संबंध किससे है? तो महिम वर्मा देखिए उत्तराखंड, ये हमारे बीसीसीआई में है सचिव के पद पे, तो क्रिकेट से संबंधित है, ऑप्शन सी, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार द्वारा अपना पंचायती राज अधिनियम कब पारित किया गया? तो उत्तराखंड में पंचायती राज अधिनियम अपना ये आया था कब? 4 अप्रैल 2016 को, 4 अप्रैल 2016, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें भी, ठीक है। तो यानी कि उत्तराखंड के जो क्वेश्चन आए थे दोस्तों वो बहुत सामान्य क्वेश्चन थे, मैं तो बोलूँगा। इसमें अधिकांश बच्चों ने, जिन्होंने भी यहाँ पे टेस्ट सीरीज फॉलो की थी और जो लोग काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहे थे, वो लोग 30 क्वेश्चन पूछे गए थे उत्तराखंड के। तो 30 में से मैं बोल सकता हूँ कि 27 to 28 आंसर लगभग सभी ने किए होंगे, पढ़ने वाले बच्चों ने। इतना ईजी क्वेश्चन पेपर था। 25 तो एवरेज स्कोर रहेगा इस सेक्शन का, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पे उत्तराखंड सामान्य दिन के किस प्रकार के प्रश्न इसमें पूछे गए थे। जल्दी अगला वीडियो आएगा, उसमें हम देखेंगे हिंदी के किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय उत्तराखंड।